हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल आईवी लीगल। इन आवर टुडेज वीडियो हम बात करेंगे सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। सेक्शन 16 किस बारे में बात करता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो इन आवर टुडेज वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस। सो सेक्शन 16 में तीन सबसेक्शंस हैं जिसको हमको डिस्कस करना है। स्टार्टिंग विद द सबसेक्शन 1, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 टॉक्स अबाउट एबिलिटी टू डोमिनेट विल ऑफ अदर्स। अच्छा, आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में बात करता है और ये क्यों जरूरी है पढ़ना, क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले फ्री कंसेंट जरूरी होती है, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी जरूरी होती है। एज पर सेक्शन 6 एसेंशियल्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देयर हैज टू बी फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी। और अगर कंसेंट फ्री कब होगी? जब वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉज ना हो। तो इसीलिए हमको सेक्शन 16 पढ़ना है कि सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए एंड देयर हैज टू बी अ फ्री कंसेंट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड। स्टार्टिंग विद सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, एबिलिटी टू डोमिनेट विल ऑफ अदर्स। इसका मतलब यहां पर क्या है कि एक जो रिलेशन है दो पार्टीज के बीच में, वो सबसिस्ट करता है इन सच अ वे कि वन पार्टी डोमिनेट्स द विल ऑफ अदर। और अगर वो एक पार्टी दूसरे पार्टी की विल को डोमिनेट करता है विद एन इंटेंशन और विद एन ऑब्जेक्टिव टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज, अगर वो पार्टी जो डोमिनेशन में है, जो डोमिनेंट पार्टी है, वो अगर वो अपना डोमिनेशन एक्सरसाइज करती है विद एन इंटेंट टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज, देन दैट मींस कि वहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। और इसका एग्जांपल सीधा सा है इस केस में मन्नू सिंह वर्सेस उमादत पांडे। इस केस में क्या हुआ कि एक स्पिरिचुअल गुरु था, उसने अपने डिवोटी को इन्फ्लुएंस किया ये बोल के कि तुम सारी प्रॉपर्टी मेरे फेवर में ट्रांसफर कर दो और तुमको अगले जीवन में बहुत सुख शांति मिलेगी और बहुत तरक्की होगी तुम्हारी। तो यहां पर क्या हुआ कि गुरु जो था, स्पिरिचुअल गुरु, वो एक डोमिनेंट पोजीशन पे था, उसके पास एबिलिटी थी टू डोमिनेट डिवोटी और डिवोटी डोमिनेट हो गया, डिवोटी इन्फ्लुएंस हो गया। इस इन्फ्लुएंस में डिवोटी ने ये कंसेंट दे दी और सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। तो कोर्ट ने यहां पर हेल्ड किया कि कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड देयरबाय दिस द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। अब आ जाते हैं दूसरे केस में, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। ये किस बारे में बात करता है? ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 बताता है रिलेशंस व्हिच इन्वॉल्व अथॉरिटी। मतलब यहां पर बताया गया है कि वो केसेस जो डीम डोमिनेंस है, अगर आप रिलेशन स्टैब्लिश कर दोगे कि दो पार्टी के बीच में ऐसा रिलेशन है, तो वहां पर कोर्ट मान लेगा कि ठीक है डोमिनेंस हुआ था, वहां पर कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था। फिर अपोजिट पार्टी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं नहीं अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, फ्री कंसेंट था। तो वो कौन से केसेस हैं जिसमें हम मान लेंगे, जिसमें कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि देयर वाज अनड्यू इन्फ्लुएंस? वो केसेस ये तीन हैं जिसमें ये रिलेशनशिप आपको स्टैब्लिश करनी है। रियल और अपेरेंट अथॉरिटी, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, मेंटल डिस्ट्रेस। सबसे पहले आता है रियल और अपेरेंट अथॉरिटी। द रियल अथॉरिटी से मतलब क्या है कि साफ साफ दिख रहा है, एक्चुअल में जेन्युइनली स्टैट्यूटरीली अथॉरिटी एक पर्सन के पास है और दूसरे के पास वो दूसरे के ऊपर वो एक्सरसाइज कर रहा है। मतलब कि पर्सन विथ रियल अथॉरिटी एंड पावर टू डोमिनेट द विल ऑफ विक्टिम। एग्जांपल, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, पुलिस ऑफिसर टू एन अक्यूज्ड, इनकम टैक्स ऑफिसर टू एन असेसी। इन सारे के पास स्टैट्यूटरीली रियल अथॉरिटी होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर के पास, पुलिस ऑफिसर के पास, एम्प्लॉयर के पास। तो ये रियल अथॉरिटी स्टैट्यूट के द्वारा दी गई है और ये अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हैं टू डोमिनेट द विल ऑफ द विक्टिम। विक्टिम यहां पर कौन हो सकता है? एम्प्लॉयर के केस में एम्प्लॉई, पुलिस ऑफिसर केस में अक्यूज, इनकम टैक्स के ऑफिसर के केस में एसएससी। तो इन सब केसेस में प्रिज्यूम किया जाता है कोर्ट के द्वारा, अगर आप ये अथॉरिटी स्टैब्लिश कर दो कि हाँ ये रियल अथॉरिटी था, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ था। अपेरेंट अथॉरिटी से क्या मतलब है कि जहां पर पर्सन एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऐसे अप्रोच कर रहा है जैसे कि वो पर्सन अथॉरिटी में है ना, तो वो होता है अपेरेंट अथॉरिटी। नॉट प्रोवाइडेड स्पेसिफिकली बाय एनी स्टैट्यूट बट by the way he is approaching to the another person or the way he is dealing with other person shows the color of authority. That in that case it would be considered as apparent authority. Second comes fiduciary relationship. अब बात करते हैं fiduciary relationship के बारे में। fiduciary relationship से सीधा सा मतलब ये है कि relationship which is based on trust and confidence. The word fiduciary itself means trust and confidence. अब trust and confidence अगर है relationship में तो वो fiduciary relationship हो गया, और अगर fiduciary relationship है तो मतलब कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि undue influence है। तो सबसे पहला केस क्या है fiduciary relationship का? एडवोकेट एंड क्लाइंट। यहां पर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप होता है। गुरु एंड डिवोटी, यहां पर भी ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, आप भरोसा करते हो सामने वाले पर और उसके बाद सामने वाला इस अथॉरिटी को डोमिनेंटली यूज करता है टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। इसीलिए कोर्ट हमेशा प्रिज्यूम कर लेता है कि अगर ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया तो देयर इज डीम्ड डोमिनेंस। अब डोमिनेंस था, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ था, आप प्रूव करो कि नहीं हुआ था, आप प्रूव करो अपोजिट पार्टी की फ्री कंसेंट था। ठीक है, सेम गोज विद क्रेडिटर एंड डेटर। थर्ड केस जिसमें डीम्ड डोमिनेंस होता है, मेंटल डिस्ट्रेस। अगर पर्सन ये स्टैब्लिश कर दे, कोई भी पर्सन जो टेम्परेरी है
और परमानेंटली इज अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस, मेंटल डिस्ट्रेस और बॉडीली डिस्ट्रेस। अगर कोई पर्सन डिस्ट्रेस में है किस सेंस में कि या तो वो टेम्परेली या परमानेंटली डिस्ट्रेस में है, या ऑन अकाउंट ऑफ हिज एज, इलनेस, मेंटल डिस्ट्रेस, बॉडीली डिस्ट्रेस, ये स्टेब्लिश कर दोगे तो फिर कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा कि कॉन्ट्रैक्ट मेड विद पर्सन इन डिस्ट्रेस इज वॉइडेबल। और यहां पर अगर आपने या तो आप देखो ये प्रूव कर दो कि रियल और अपेरेंट अथॉरिटी था, या फिर आप ये बता दो कि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप था, या फिर आप ये बता दो कि पर्सन मेंटल डिस्ट्रेस में था जब उससे कंसेंट लिया गया था। अगर आप इसमें से कुछ भी बता दोगे तो ये प्रिज्यूम हो जाएगा कि दिस इज द क्लियर केस ऑफ डीम्ड डोमिनेंस and undue influence is presumed. Now the burden is on the other party to prove it otherwise. There are certain other cases of deemed dominance, जिसमें सबसे पहला है unconscionableness. Unconscionableness से मतलब क्या है कि जो मतलब उसको वो अपने फुल कॉन्शियसनेस में डिसीजन नहीं ले रहा है और उसके बाद उसने कंसेंट दी है। तो अगर कोई पर्सन अनकॉन्शियनेबल है और वो कंसेंट दे रहा है तो दैट इज द केस ऑफ डीम्ड डोमिनेंस एंड दैट इज द केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट अपेरेंटली सीम्स टू बी अनकॉन्शियनेबल विद अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा दिख रहा है कि जो पार्टी जिसने कंसेंट दी है वो अनकॉन्शियनेबल था डिसीजन लेते समय, तो इट विल बी अ केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये केस है सुभाष चंद्र दास मुंशिप वर्सेस गंगा प्रसाद दास मुंशिप। इस केस में क्या हुआ था कि ग्रैंडफादर ने अपनी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी ग्रैंडसन को गिफ्ट कर दी और वो गिफ्ट करने के बाद उसकी डेथ हो गई। अब यहां पर उसके जो दो बेटे थे, ग्रैंडफादर ने अपने ग्रैंडसन को प्रॉपर्टी गिफ्ट करी है, और जो उसके जो ग्रैंडफादर के दो बेटे थे उन्होंने इस गिफ्ट की वैलिडिटी को क्वेश्चन किया ऑन द ग्राउंड दैट अनड्यू इन्फ्लुएंस वाज एक्सरसाइज्ड बाय ग्रैंडसन ऑन ग्रैंडफादर। उन्होंने ये चैलेंज किया कि ग्रैंडफादर जो थे वो अनकॉन्शियनेबल थे अपने डिसीजन को लेते समय जब उन्होंने प्रॉपर्टी गिफ्ट करी थी ग्रैंडसन को, और ग्रैंडसन ने उनको अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है, अब यहां पर कोर्ट ने बोला कि देयर इज नो प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस अराइजेस एंड द ट्रांजैक्शन डज नॉट अपीयर टू बी अनकॉन्शियनेबल as the grandfather was actively managing the property. The point to be noted here is that grandfather यहां पर प्रॉपर्टी को एक्टिवली मैनेज कर रहे थे, इसलिए कोई स्कोप नहीं था उनको अनड्यू इन्फ्लुएंस करने का। Having the good relation with grandson does not leads to presumption that undue influence was exercised. ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर के बीच में अच्छा रिलेशन था इसलिए गिफ्ट दिया उन्होंने, तो इसका मतलब ये नहीं कोर्ट प्रिज्यूम कर ले कि अच्छा रिलेशन है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, नहीं, क्योंकि यहां पर वो एक्टिवली मैनेज कर रहे थे, मतलब उनका डिसीजन विद फुल कॉन्शियसनेस था, और अगर अनकॉन्शियनेबलनेस नहीं थी उनके डिसीजन को लेते समय, दैट मींस देयर इज नो अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेकंड केसेस ऑफ इकोनॉमिक ड्यूरेस, ये बहुत जनरल सी टर्म है। इट इज आल्सो इंक्लूडेड अंडर द एम्बिट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। अंडर दिस वन पार्टी हैज अनफेयर बार्गेनिंग एडवांटेज such that it causes duress to other party with regard to its economic standing। तो मतलब यहां पर क्या है कि जो इकोनॉमिक स्टैंडिंग है बिजनेस के केसेस में यूजुअली ये होता है जहां पर एक पार्टी अनफेयर कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस करती है या फिर वो ऐसी डील देती है जिसमें सामने वाली पार्टी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, जैसे कि हॉस्टाइल टेकओवर का आप एग्जांपल ले सकते हो। कंपनी से केस में जो होता है हॉस्टाइल टेकओवर, उसमें धीरे धीरे वो कंपनी के शेयर्स को कैप्चर करके और फिर उसके बाद एकदम से ओपन ऑफर दे देते हैं कि अब आपको इतने शेयर्स हम इतने प्राइस पे खरीद रहे हैं, तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक ड्यूरेस। Also, the another example in that case also it will be treated as undue influence। फिर आता है inequality of bargaining power, एक पार्टी के पास ज्यादा bargaining power है तो उस केस में भी वो undue influence हो जाएगा। These are the other cases of deemed dominance। मेन ये है तीन जो लॉ में प्रोवाइड करे हैं, बट अदर जो यूजुअली देखे जाते हैं वो ये तीन है। अब उसके बाद यहाँ पर जो अभी मैंने आपको बताया बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 बताता है कि इन केसेस ऑफ डीम्ड डोमिनेंस एज अंडर हेडिंग 2 and 4 the burden is on the dominant party to rebut the presumption of undue influence। मतलब कि जो पार्टी डोमिनेंस एक्सरसाइज कर रही है उसके पास बर्डन है कि वो इस चीज को रिबट करे कोर्ट में कि नहीं अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, फ्री कंसेंट था। ठीक है, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ हो गया। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 हमने कवर कर लिया, 2 कवर कर लिया और 3 भी कवर कर लिया। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट विद पर्दानशी वुमेन। तो कॉन्ट्रैक्ट विद पर्दानशी वुमेन को भी प्रिजम्पशन दिया जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस का। कैसे? इन द केस ऑफ बिलाची वर्सेस फकीरन, कॉन्ट्रैक्ट विद पर्दानशी वुमेन वाज प्रिज्यूम्ड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोर्ट ने बोला कि अगर पर्दानशी वुमेन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट वाज इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। शी कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस अदर पार्टी शोज दैट इट वाज हर वॉलंटरी एंड इंटेलिजेंट एक्ट। तो यहां पर वो क्योंकि वही सिंपल सा कंसेप्ट है, कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि पर्दानशी वुमेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस था, क्योंकि यहां पर पर्दानशी वुमेन विक्टिम मानी जाएगी और अदर पार्टी डोमिनेंट पार्टी मानी जाएगी, तो उसी ग्राउंड पे इसको प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था। अब अगर अदर अपोजिट पार्टी ये प्रूव कर दे कि नहीं पर्दानशी वुमेन ने अपनी वॉलंटरी और इंटेलिजेंट एक्ट के साथ कंसेंट किया है तो कॉन्ट्ररी प्रूव हो जाएगा, नहीं तो फिर ये माना जाएगा कि नहीं अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए वैलिड नहीं माना जाएगा।
The case referred to Sheikh Ismail versus Amir Bibi and stated that Pardanashi woman is not necessarily restricted to having parda. It also includes one who lived scheduled life from the world. Secluded life from the world. तो secluded term है. अब यहाँ पर इस स्कोप को और वाइड कर दिया. जरूरी नहीं है कि पर्दानशी वुमेन पर्दा ही जो कि वो वुमेन जो पर्दा डाल रही है उसी वुमेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको हम उसके अंडी इन्फ्लुएंस को प्रिज्यूम करेंगे. उसके अलावा भी वो सारी वुमेन जो सेक्लूडेड लाइफ जी रही हैं, जो वर्ल्ड से सेक्लूडेड लाइफ जी रही हैं, उनके साथ भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करोगे तो ये मान लिया जाएगा देयर विल बी अ प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड द अदर पार्टी हैज टू प्रूव दैट द कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड फ्रीली एंड वाज नॉट इंड्यूस्ड बाय एनी कॉज ऑफ इन्फ्लुएंस. सो यहां पर पर्दानशी वुमेन की मीनिंग को एक्सपैंड कर दिया था विद द टर्म सेक्लूडेड लाइफ. दिस वाज ऑल अबाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्रॉड के बारे में, सेक्शन 17 कवर करेंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. Goodbye. Thank you.